हाय एवरीवन। अगर आप इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं और ऐसे केस में जब आप इंडिया से बाहर से पेमेंट्स रिसीव करते हैं तो पेपैल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा पेमेंट गेटवे है जो बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसका इतना कॉमनली यूज़ होने के पीछे का रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेड है और आपके क्लाइंट्स प्रीफर करते हैं कि वो पेमेंट्स पेपैल के थ्रू करें। लेकिन पेपैल के थ्रू जब आप पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं, जब आप अपना जीएसटी का रिफंड क्लेम करने जाते हैं एक्सपोर्ट्स के केस के अंदर, जीरो रेटेड सप्लाई के केस के अंदर, ऐसे केसेस के अंदर डिपार्टमेंट्स उसके अंदर इशू रेज कर रहे हैं कि आपको वो रिफंड नहीं दिया जाएगा, आपके वो उस सप्लाईज को एक्सपोर्ट नहीं मान रहे हैं। तो अगर ये इश्यूज आ रहे हैं तो हम आज की वीडियो में ये समझते हैं कि ऐसे इश्यूज को किस तरह से टैकल किया जाए। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि एक्चुअली में एक्सपोर्ट क्या है और एक्सपोर्ट से रिलेटेड रिफंड के प्रोविजंस क्या है। दूसरा, हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि पेपैल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पेमेंट रिसीव करने का, वो किस तरह से काम करता है। तीसरा, हम समझेंगे कि इन दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इशू क्रिएट कहाँ हो रहा है। और चौथा, हम ये समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और एक जो रीसेंट जजमेंट आया है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से, जिसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है, हम उस जजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीएसटी रिफंड्स के रिगार्डिंग क्या बात करता है। तो जीएसटी बोलता है कि जो आपकी एक्सपोर्ट सप्लाईज होती है वो एक जीरो रेटेड सप्लाई है और जीरो रेटेड सप्लाईज के केस के अंदर आप रिफंड के अंदर जा सकते हैं। रिफंड किस अमाउंट का रिफंड और किस तरह से आप रिफंड के अंदर जा सकते हैं। तो बेसिकली दो रूट्स होते हैं जीरो रेटेड सप्लाई के केस के अंदर। आप जीरो रेटेड सप्लाई या तो कर सकते हैं जीरो टैक्स पे करके, और इस केस में जो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो एक्यूमुलेट हो रहा है उसका आप रिफंड ले सकते हैं। दूसरा होता है कि आप टैक्स पे करके सप्लाईज कर दीजिए और जो आप टैक्स पे कर रहे हैं उसका आप रिफंड ले लीजिए। जो पहला रूट होता है जिसमें आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता इनिशियली, एलयूटी के थ्रू जो आप सप्लाईज करते हैं वो उसके अंदर कवर होती है। जब आपको ये चीज समझ आई है कि एक्सपोर्ट्स के केसेस के अंदर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, जीरो रेटेड के सप्लाईज के केस के अंदर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, तो हम ये समझते हैं कि एक्चुअली में एक्सपोर्ट्स क्या है, क्योंकि ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने की, क्योंकि इन्हीं केसेस के अंदर आपको रिफंड दिया जाएगा। तो एक्सपोर्ट के लिए जो सेक्शन 2 है आईजीएसटी एक्ट का, वो कुछ 5 कंडीशंस बताता है जो आपको चेक करनी है। सबसे पहले कंडीशन है कि सप्लायर इंडिया के अंदर होना चाहिए, मतलब आप इंडिया के अंदर होने चाहिए, जो कि जनरली होता है। दूसरा, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर होना चाहिए, जो सप्लाईज रिसीव कर रहा है वो इंडिया के बाहर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर होनी चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई की आज के इस डिस्कशन के अंदर ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है। चौथी कंडीशन है कि जो आपकी बाहर से पेमेंट्स रिसीव हो रही है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर होनी चाहिए। तो ये कंडीशन आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो का जो मेन डिस्कशन रहेगा वो इसी पॉइंट के अराउंड रहेगा। पांचवी जो कंडीशंस है कि जो दो एस्टैब्लिशमेंट्स है जो सप्लायर की और रेसिपिएंट्स की, वो एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट भी अपना इतना रेलिवेंट नहीं रहेगा आज की वीडियो को ध्यान में रखते हुए। तो जब आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि एक्सपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट के केस के अंदर आप रिफंड्स किस किस तरह से, दो मैकेनिज्म अवेलेबल है, तो हम समझते हैं कि जो पेपैल है, पेपैल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो जो अपन पेमेंट्स रिसीव होती है फॉरेन से, उसे हमारे तक पहुंचाने का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मान लीजिए कि आपका कोई फॉरेन क्लाइंट आपको पेपैल के थ्रू पेमेंट करता है। जब वो आपको पेपैल के थ्रू पेमेंट करता है और वो इंडिया में आती है, तो पेपैल उस पेमेंट्स को अपने जो सिटी बैंक अकाउंट है इंडिया के अंदर, उसके अंदर रिसीव करता है। तो जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज आ रही है बाहर से इंडिया के, वो जाती है सबसे पहले पेपैल के सिटी बैंक अकाउंट के अंदर। पेपैल ने अपना एक बैंक अकाउंट इंडिया के अंदर सिटी बैंक के साथ मेंटेन किया हुआ है। फिर वो जो पेमेंट सिटी बैंक के अंदर पार्क होने के बाद जब आप पेपैल से पेमेंट विड्रॉ करते हैं, तो वो पेमेंट्स पेपैल के सिटी बैंक अकाउंट से निकल के आपके रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट के अंदर आ जाती है। और वो जो पेमेंट आती है वो इंडियन करेंसी के अंदर आती है, आईएनआर के अंदर आती है। वो डॉलर्स के अंदर पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर, डॉलर्स के अंदर रिसीव नहीं होती। फॉरेन करेंसी के अंदर जो पेमेंट जो रिसीव होती है वो पेपैल के सिटी बैंक के अकाउंट के अंदर रिसीव होती है। तो जब आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर है तो हम समझते हैं कि इश्यूज कहाँ आ रहे हैं। जब आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट की एक कंडीशन पे अपन ने स्पेशल एम्फेसिस किया था, वो ये था कि आपको जो पेमेंट्स रिसीव होनी चाहिए, जो सप्लायर को पेमेंट्स रिसीव होनी चाहिए, वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर होनी चाहिए।
लेकिन डिपार्टमेंट जब आप इस केस के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट बोल रहा है कि सप्लायर को तो एक्चुअली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पेमेंट रिसीव ही नहीं हो रही, सप्लायर्स को तो जो पेमेंट रिसीव हो रही है वो INR के अंदर ही हो रही है। तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट आपको ये बोलता है कि आपका इवन एक्सपोर्ट का केस, ये एक्सपोर्ट है ही नहीं, तो इस केस के अंदर हम आपको रिफंड नहीं देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है कि अगर इसे आप एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे तो रिफंड की बात तो छोड़िए, टैक्सेबिलिटी के इश्यूज भी अराइज हो जाएंगे। तो जब ये इतना बड़ा इशू बन रहा है, आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर है कि एक्चुअली में इशू क्या आ रहा है, तो इसका रेजोल्यूशन क्या है और रिसेंट केस लो क्या आया है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट में क्या हुआ। तो एक पार्टी थी, ए फॉर्च्यून रिसर्च लैब के नाम से पार्टी थी। वो पार्टी क्या किया करती थी, अपने ओपिनियंस दिया करती थी इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स को रिगार्डिंग शेयर्स ट्रेडिंग, ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शंस की ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, और उसके लिए वो फॉरेन के क्लाइंट से बिल चार्ज करके अपनी पेमेंट्स रिसीव किया करती थी। और वो पेमेंट्स रिसीव होती थी पेपैल के थ्रू। जो मेजरली क्लाइंट्स थे ए फॉर्च्यून के, वो थे US और US की नेबरिंग कंट्रीज से। ए फॉर्च्यून के साथ भी वही पूरा सेम इशू हुआ जो अपन ने अभी डिस्कस किया कि क्या इश्यूज आ रहे हैं जब आप पेपैल के थ्रू पेमेंट्स रिसीव करते हैं। तो ऐसे केस के अंदर ए फॉर्च्यून ने क्या सबमिशंस दिए और उन सबमिशंस को अपन किस तरह से यूज कर सकते हैं अपना मैटर डिफेंड करने के लिए। जब ए फॉर्च्यून ने अपने रिफंड के लिए अप्लाई किया तो वो रिफंड की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। ए फॉर्च्यून उस ऑर्डर के अगेंस्ट एपिलेट अथॉरिटी के पास गई। एपिलेट अथॉरिटी ने भी उस रिफंड को ग्रांट नहीं किया, उस ऑर्डर को सस्टेन किया जो ऑर्डर पास हुआ था लोअर अथॉरिटी से। तो इसके अगेंस्ट ए फॉर्च्यून ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के पास रिट फाइल करने गई। तो ए फॉर्च्यून ने अपने रिट के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जो हम समझते हैं और जिसे अपन भी अपने केसेस के अंदर डिफेंड एज अ ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए फॉर्च्यून ने बोला जो पेपैल है वो मेयरली एक एजेंट या इंटरमीडियरी की तरह ही काम कर रहा है और वो पेमेंट सप्लायर के बिहाफ पे ही कलेक्ट कर रहा है इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज। उन्होंने ये चीज़ प्रूव करने के लिए जो आपका यूज़र एग्रीमेंट होता है पेपैल के साथ, उसके ऊपर रिलाई किया। उन्होंने पेपैल के साथ यूज़र एग्रीमेंट में ये बात लिखी है कि पेपैल एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, ना कि एक रिपोजिटरी की तरह काम करता है। तो उन्होंने इस यूज़र एग्रीमेंट को रिलाई करते हुए कोर्ट के सामने ये बात रखी कि पेपैल सिर्फ एक इंटरमीडियरी है और इंटरमीडियरी अगर सप्लायर के बिहाफ पे कोई पेमेंट्स कलेक्ट कर रहा है तो वो एक्चुअली यही माना जाना चाहिए कि वो पेमेंट्स एक्चुअली ने सप्लायर ने रिसीव की है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। उसके बाद कोर्ट्स ने जब इसके ऊपर इन आर्ग्यूमेंट्स को सुना और कोर्ट्स ने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि इस केस के अंदर RBI को तो फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हो रहा है और पेपैल ऑथोराइज्ड भी है सप्लायर की तरफ से इन पेमेंट्स को रिसीव करने के लिए। और ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात भी अपने जजमेंट के अंदर कही कि मेयरली एक इंटरमीडियरी के थ्रू अगर ट्रांजैक्शन रूट हो रहा है तो ये नहीं माना जाएगा कि सप्लायर ने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज कलेक्ट नहीं किया। एक्चुअली में इंटरमीडियरी भी सप्लायर के बिहाफ पे ही वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज कलेक्ट कर रहा है। तो आई होप इस पूरे डिस्कशन से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एक्चुअली में इशू कहाँ अराइज हो रहा है और उस चीज़ को डिफेंड करने के लिए हम ये आर्ग्यूमेंट लेंगे कि पेपैल सिर्फ एज अ इंटरमीडियरी और एजेंट की तरह काम कर रहा है और जब वो हमारे इंटरमीडियरी और एजेंट की तरह काम कर रहा है तो वो एक्चुअली में वो पेमेंट्स हमें ही रिसीव हो रही है, वो बस सिर्फ हमारे बिहाफ पे रिसीव कर रहा है और पेमेंट्स एक्चुअली में RBI को मिल रही है। RBI के पास कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पेमेंट्स आ रही है और ये जो पूरी चीज़ है वो इन अकॉर्डेंस विद द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस के भी अकॉर्डिंग है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स और इस वीडियो की हेल्प से आप अपने रिफंड के केसेस को डिफेंड कर पाएंगे जहां पे आपके रिफंड को डिनाई किया जा रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।